अध्याय 1। क्या आप वाकई जी रहे हैं या सिर्फ वक्त काट रहे हैं? क्या आपने कभी सुबह उठकर यह महसूस किया है कि सब कुछ रूटीन जैसा है, जैसे आप एक मशीन की तरह बस अपने हिस्से के काम निपटा रहे हैं? अलार्म बजता है, आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस या पढ़ाई में लग जाते हैं। शाम को थके हुए वापस लौटते हैं, खाना खाते हैं और फिर अगले दिन वही सब दोहराते हैं। कहीं न कहीं ये सवाल आपको भी चुपचाप परेशान करता होगा। क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? लाइव वाइल यूर अलाइव इसी सवाल से टकराता है और जवाब भी देता है। लेखक बताते हैं कि हम में से अधिकतर लोग सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। हम जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं। हम डरते हैं, फेल होने से, दूसरों की सोच से, असफल सपनों से। हम आलसी बन जाते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। हम बहाने बनाते हैं क्योंकि कोशिश करना जोखिम भरा लगता है। और धीरे धीरे हम उसी औसत जीवन को अपना नसीब मान लेते हैं जिससे कभी हम खुद डरते थे। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी उम्र गिनते हैं और दूसरे जो अपनी जिंदगी के लम्हों को जिंदा करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपने कितने साल जिए, सवाल यह है कि आपने कितने लम्हे जिए जो आपकी आत्मा को तृप्त कर गए। तो क्या आप वाकई जी रहे हैं या फिर बस इस उम्मीद में कि एक दिन सब अपने आप बेहतर हो जाएगा? इस अध्याय में लेखक हमें एक आईना दिखाते हैं जो तकलीफदेह तो हो सकता है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी रियलिटी को फेस नहीं करते आप उसे बदल भी नहीं सकते। लेखक एक पावरफुल एक्सरसाइज सुझाते हैं। अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो आप किन चीजों पर पछताते? अक्सर इसका जवाब होता है, काश मैंने वो जॉब ट्राई की होती, काश मैंने अपने माता पिता से माफी मांगी होती, काश मैंने वो ट्रिप की होती जिसे मैं हमेशा टालता रहा, काश मैं खुद को एक्सप्रेस करने की हिम्मत करता। इस काश को खत्म करना ही इस किताब का मकसद है। लेखक कहते हैं, हर दिन एक मौका है, खुद को नया बनाने का, रिश्तों को गहरा करने का, अपने जुनून को आवाज देने का, और सबसे जरूरी, खुद के साथ ईमानदार होने का। आपको बड़ी चीजें नहीं करनी हैं, बस एक छोटा कदम उठाना है हर दिन। वो कॉल करना जो आप टालते आ रहे हैं, वो जर्नल लिखना जो आपके मन की उलझनों को सुलझा सके, वो न कहना जो आपको खुद से दूर कर देता है, और वो हाँ कहना जो आपको खुद से जोड़ता है। कई लोग कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन लेखक कहते हैं जब तक आप जिंदा हैं तब तक देर नहीं हुई है। अभी भी आप बदलाव के बीज बो सकते हैं और उन्हें पानी दे सकते हैं। अभी भी आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। अभी भी आप जिंदगी को वैसे जी सकते हैं जैसे वो जीने के लिए बनी थी, पूरा, सच्चा और जुनून से भरा हुआ। यह अध्याय आपको झकझोरता है, लेकिन साथ ही आपको वह ताकत भी देता है जिससे आप बदलाव की शुरुआत कर सकें, क्योंकि बदलाव किसी बड़े दिन से नहीं आता। वह उस दिन से आता है जब आप तय करते हैं कि अब और टालना नहीं है। लाइव वाइल यू आर अलाइव का पहला पाठ यही है। मत रुकिए, मत डरिए, बस जीना शुरू कीजिए, अभी, इसी पल से। अध्याय 2। आपकी जिंदगी, आपकी जिम्मेदारी। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो हर कोई चुनता है, सुरक्षित, आसान, परिचित, और दूसरा वो जो अनिश्चित है, खतरों से भरा, लेकिन संभावनाओं से भी। अब सोचिए, जब जिंदगी खत्म होने को आएगी तो आपको किस रास्ते पर चलने का अफसोस नहीं रहेगा। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले एक जरूरी बात कहते हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक आप कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। हम अक्सर अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, माता पिता, सिस्टम, किस्मत, पैसों की कमी, समय की कमी, या फिर उम्र का बहाना। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आप बाहरी कारणों को अपनी विफलता का कारण मानते रहेंगे तब तक बदलाव की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो जिम्मेदारी ले और अपनी कहानी खुद लिखे, या फिर दूसरों को अपनी कहानी लिखने दे। यहां एक कहानी आती है, एक आदमी जो 35 साल की उम्र में हमेशा शिकायत करता था कि उसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे। उसने कभी अच्छा स्कूल नहीं देखा, उसे अवसर नहीं मिले। लेकिन उसी मोहल्ले से एक दूसरा लड़का निकला जो उसी माहौल में बड़ा हुआ, लेकिन उसने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ली। उसने कहा, जो नहीं मिला वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन अब जो करना है वो मेरी मर्जी से होगा। यही फर्क है विक्टिम और क्रिएटर के बीच।
लेखक यह भी समझाते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इसका मतलब है कि आप अपने रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है। मसलन, अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो आप बदले की भावना से जलें या फिर खुद को बेहतर बनाने में लग जाएं, ये चुनाव आपका है। अगर आपकी योजना फेल हो जाए तो आप हार मानें या फिर सबक लेकर फिर से कोशिश करें, ये चुनाव भी आपका है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, आप मजबूत बनते हैं, और हर बार जब आप दोष दूसरों पर डालते हैं, आप कमजोर। अब सवाल उठता है, जिम्मेदारी लेना कैसे शुरू करें? यहां कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। 1. हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर सकता हूं? यह छोटा सा सवाल आपको रोज एक कदम आगे बढ़ाता है। 2. जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है, उन्हें पहचानिए और छोड़ दीजिए, जैसे दूसरों की राय, अतीत की गलतियां, मौसम, ट्रैफिक। 3. जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है, उस पर फोकस कीजिए, जैसे आपका रवैया, मेहनत, डिसिप्लिन, टाइम का इस्तेमाल। 4. हर असफलता को एक सवाल से देखिए, इससे मुझे क्या सीख मिली? इससे आप हर बार बेहतर बनकर निकलते हैं। 5. छोटे वादे खुद से कीजिए और उन्हें निभाइए, जैसे मैं आज 10 मिनट वॉक करूंगा। यह छोटी आदतें बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता देती हैं। लेखक याद दिलाते हैं कि अगर आप नहीं जागे तो समय बीत जाएगा और फिर वही पुराना सवाल सिर उठाएगा, काश मैंने कुछ किया होता। जिम्मेदारी लेना डरावना लग सकता है, लेकिन यह आजादी की असली चाबी है। जब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुद अपने हाथों में लेने लगते हैं, तब आप असली अर्थों में जीने लगते हैं, बिना बहानों के, बिना पछतावे के। अध्याय का अंत एक जबरदस्त पंक्ति से होता है, आपकी जिंदगी का ड्राइवर कौन है? अगर आप खुद नहीं, तो फिर तय मानिए कि मंजिल भी कोई और ही तय करेगा। अध्याय 3, डर से दोस्ती करना सीखो। कल्पना कीजिए कि आपके दिल में एक सपना है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाना चाहते हैं, एक आवाज आपको रोक लेती है, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? तू कौन होता है? यही डर है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत को, हमारी हिम्मत को धीरे धीरे निगलता चला जाता है। इस अध्याय में लेखक एक चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं, हमारे ज्यादातर फैसले डर के इर्द गिर्द घूमते हैं, और हम ये बात खुद से भी छुपा लेते हैं। डर कई रूपों में आता है, फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, गरीबी, आलोचना या असफलता का डर। लेखक कहते हैं कि डर को मिटाना जरूरी नहीं है, डर को समझना जरूरी है। डर एक सिग्नल है जो बताता है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जहां ग्रोथ की संभावना है। यानी जहां डर है, वहीं पर आपके जीवन का सबसे बड़ा विस्तार भी हो सकता है। यहां एक कहानी दी गई है, एक लड़की जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। उसे स्कूल में हमेशा चुपचाप बैठना पसंद था, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि डर से भागने के बजाय वो उसके सामने खड़ी होगी। पहले दिन उसका गला सूख गया, हाथ कांपे, लेकिन उसने बोलना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वो क्लास की सबसे अच्छी स्पीकर बन गई, क्योंकि उसने डर को हराया नहीं, बल्कि उसका सामना किया। लेखक इस विचार को एक शानदार रूपक के जरिए समझाते हैं। डर एक दरवाजा है, बाहर से देखो तो डरावना लगता है, लेकिन जब अंदर कदम रखते हो तो समझ आता है कि अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपका वहम। अब सवाल यह है, डर से दोस्ती कैसे करें? लेखक कुछ व्यावहारिक अभ्यास बताते हैं। 1. अपने डर को लिखिए, उसे कागज पर उतारिए। जब आप डर को शब्दों में ढालते हैं तो वह धुंध से साफ होने लगता है। 2. पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अधिकतर मामलों में सबसे बुरा भी उतना बुरा नहीं होता जितना हमारा दिमाग सोचता है। 3. हर दिन एक छोटा डर चुनिए और उस पर काम कीजिए, जैसे किसी अजनबी से बात करना, किसी से माफी मांगना, अपने काम को सोशल मीडिया पर डालना। 4. डर के बाद आने वाली जीत की कल्पना कीजिए, डर के उस पार जो संभव है उसकी तस्वीर अपने मन में बनाइए। 5. डर को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। हर बार जब डर लगे, समझिए कि यह मौका है बड़ा बनने का। लेखक यह भी समझाते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म करना कभी संभव नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लें और फिर भी आगे बढ़ें, तो वही डर आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकता है। अध्याय के अंत में लेखक लिखते हैं, डर के बिना साहस का कोई मूल्य नहीं होता, और साहस वही है, डर के बावजूद कदम उठाना। तो
अगली बार जब कोई डर आपको रोकने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद, अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अध्याय 4। क्या आप जी रहे हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? हर सुबह जब हम उठते हैं तो मान लेते हैं कि आज भी बाकी दिनों जैसा ही होगा। थोड़ा काम, थोड़ा आराम, थोड़ी शिकायतें और थोड़ा इंतजार। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि हम जिन दिनों को नॉर्मल कहकर गुजार देते हैं वही असल में हमारा जीवन है? और अगर हम इन्हें बिना मतलब के बर्बाद कर रहे हैं तो क्या हम वाकई जी रहे हैं? लेखक कहते हैं कि जिंदगी जीना एक एक्टिव चॉइस है, एक सचेत निर्णय जिसे हर दिन लेना पड़ता है। सिर्फ सांस लेना, खाना पीना, काम पर जाना, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तब शुरू होती है जब आप अपने समय, अपने फैसलों और अपने अनुभवों की जिम्मेदारी उठाते हैं। कितने लोग हैं जो सोमवार से शुक्रवार तक सरवाइव करते हैं और शनिवार रविवार में थोड़ा जीने की कोशिश करते हैं, और यही चक्र चलता रहता है, साल दर साल। लेकिन क्या यही जिंदगी है? इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। लिविंग वीज वीज एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग यानी बस होना, जैसे एक पंखा चलता है। लिविंग यानी जीना, जैसे एक बच्चा बारिश में नाचता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में एक ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, फिर थककर सो जाते हैं। न कोई जुनून, न कोई उत्साह, न कोई उद्देश्य। और सबसे बड़ा दुख ये है कि वो मान चुके हैं कि यही उनकी किस्मत है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को अर्थ दे सकते हैं। अगर आप खुद से एक सवाल पूछना शुरू करें, आज मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे दिल को जिंदा रखे। इस अध्याय में लेखक कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी बताते हैं जिनसे आप सिर्फ जीने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 1। हर दिन के लिए एक मिनी मिशन तय करें। यह कुछ भी हो सकता है, किसी की मदद करना, एक नया आइडिया सोचना या किसी पुराने दोस्त को कॉल करना। 2। रोज खुद से पूछिए, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे जीवंत महसूस हुआ? अगर जवाब ना में हो तो अगला दिन बर्बाद ना जाने दें। 3। मुझे क्या पसंद है, इसकी एक सूची बनाइए और फिर हर हफ्ते उस लिस्ट से कुछ करने की कोशिश कीजिए। 4। अपने दिन की शुरुआत प्रेजेंस के साथ कीजिए, यानी उठते ही मोबाइल देखने के बजाय खुद से जुड़िए। एक कप चाय के साथ खामोशी में बैठिए और अपने मन की सुनिए। 5। बड़ी जिंदगी की चिंता छोड़िए, छोटे पलों को संजोइए, क्योंकि अंत में वही छोटे पल ही बड़ी यादें बनते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप हर दिन को एक अवसर की तरह नहीं देख रहे तो आप धीरे धीरे मर रहे हैं। और सच तो यह है कि हमारी सबसे बड़ी बर्बादी बिना जिए मर जाना है। अध्याय के अंत में लेखक एक बेहद प्रभावशाली सवाल पूछते हैं, अगर कल आपका आखिरी दिन होता तो क्या आज आप वही करते जो अभी कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आ गया है कुछ बदलने का। अध्याय 5। हर दिन को एक अर्थपूर्ण अनुभव कैसे बनाएं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग साधारण से दिन को भी खास बना लेते हैं? न तो उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, न ज्यादा समय, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में चमक होती है, उनके पास कहने को कहानियां होती हैं। ये लोग हर दिन को जीते हैं, पूरा, गहराई से और भावनाओं के साथ। लेखक बताते हैं कि ऐसा करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक सोचने और जीने का तरीका है जो कोई भी अपना सकता है। हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सबसे पहला कदम है रुकना। आज की दुनिया इतनी तेज है कि हम जिंदगी के लम्हों को जी ही नहीं पाते। हम या तो अतीत में अटके होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन को जीते हैं वो अभी में जीते हैं। लेखक कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली रियल प्लेस वेयर लाइफ हैपन्स। इस अध्याय में कई ऐसे छोटे लेकिन असरदार तरीकों को बताया गया है जिनसे आप अपने हर दिन को गहराई और सार्थकता दे सकते हैं। 1। सुबह का एक इंटेंशन रिचुअल बनाइए। जैसे ही आप उठें, 2 मिनट आंखें बंद करके खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं? मैं क्या दे सकता हूं इस दुनिया को आज? ये 2 सवाल आपका पूरा दिन बदल सकते हैं। 2। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जिससे किसी और का भला हो। ये कोई मुस्कान हो सकती है, कोई प्रेरणादायक मैसेज, या बस किसी को ध्यान से सुनना। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो हमारी आत्मा भी ऊपर उठती है। 3। अपने माइक्रो मोमेंट्स को नोटिस कीजिए, जैसे चाय की पहली चुस्की, सूरज की हल्की किरणें, किसी अपने की हंसी। ये छोटे पल ही तो असली जिंदगी है। 4। रोज कुछ नया सीखिए या अनुभव कीजिए।
यह जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी चीज सीखें। एक नया शब्द, एक नई रेसिपी या किसी पुराने अनुभव को नए नजरिए से देखना भी काफी है। 5. रात को दिन का ग्रेटिट्यूड रिव्यू कीजिए। सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो आज अच्छी रहीं। ये आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को पॉजिटिव और अप्रिशिएटिव बना देगी। लेखक कहते हैं कि एक अर्थपूर्ण दिन कोई परफेक्ट दिन नहीं होता। उसमें भी संघर्ष होते हैं, उलझनें होती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि आप उन पलों में भी खुद से जुड़े रहते हैं। आप महसूस करते हैं, और वही भावना ही आपकी जिंदगी को गहराई देती है। यह अध्याय बताता है कि एक अर्थपूर्ण दिन के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस होने की कला सीखनी है। जैसे जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, मोबाइल न देखें। जब किसी से बात करें तो वाकई सुनें, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब अकेले हों तो खुद को समय दें, दूसरों से नहीं भागें। लेखक यह भी कहते हैं कि हर दिन के अंत में हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने आज सिर्फ काम किए या कुछ महसूस भी किया? क्योंकि असली जीवन भावनाओं में होता है, कनेक्शन में, मीनिंग में और अवेयरनेस में। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है, मीनिंग इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। हर दिन को अर्थ देना हमारी जिम्मेदारी है, और यह हम छोटे छोटे चॉइसेस से कर सकते हैं। अध्याय 6, डर के परे। वह शक्ति जो आपको रोक रही है, डर। यही वो भावना है जो आपके हर सपने के रास्ते में खड़ी है। डर ही वो अदृश्य जाल है जो आपको नया करने से रोकता है, जो आपको लोगों की नजरों से डरने पर मजबूर करता है, जो आपको सेफ रहने की आदत डाल देता है, इवन अगर वो सेफ जगह आपकी खुशी और आजादी को छीन रही हो। लेखक कहते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह आपको बताता है कि आप किन चीजों को लेकर पैशनेट हैं और किन चीजों के बिना आप अधूरे हैं। फियर इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस अध्याय में लेखक डर को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। 1. डर जो आपके दिमाग में है, इमेजिन्ड फियर। यह वो डर होता है जो वास्तविकता में नहीं होता, लेकिन आप उसे सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो आपको जकड़ लेता है। जैसे, अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं बदल गया तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? दूसरा डर जो अनुभव से आता है, कंडीशन्ड फियर। ये वो डर है जो बचपन, समाज या पुराने अनुभवों से आता है। किसी ने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, या आपने कभी फेल होकर खुद को दोषी ठहराया, और वो डर अब आपकी पहचान बन चुका है। 3. डर जो रियल है, रियलिस्टिक फियर। यह वो डर है जो आपको सचमुच खतरे से बचाता है, जैसे आग में हाथ न डालना या तेज गाड़ी से बचना। इस डर का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन बाकी डर सिर्फ आपकी ग्रोथ के दुश्मन हैं। अब सवाल है, इनसे निपटें कैसे? लेखक एक बेहद आसान लेकिन गहरी प्रक्रिया बताते हैं। पहचानिए कि आप किससे डरते हैं। डर को शब्दों में लाइए, उसे लिखिए। जितना आप डर को छुपाएंगे, वो उतना बढ़ेगा। उस डर के पीछे की चाह को समझिए। अक्सर जिस चीज से हम डरते हैं, उसी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो शायद आपकी आत्मा दुनिया को कुछ कहने के लिए तड़प रही है। डर लग रहा है को मैं एक्साइटेड हूं में बदलिए। दिमाग डर और उत्साह में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता। आप जैसे ही शब्द बदलते हैं, अनुभव भी बदल जाता है। हर दिन छोटा सा रिस्क लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से हर दिन थोड़ा बाहर निकलिए। जैसे किसी अजनबी से बात कीजिए, एक नया आइडिया शेयर कीजिए, अपनी कोई गलती स्वीकार कीजिए। क्या होगा अगर को पलट दीजिए। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया की जगह सोचिए, क्या होगा अगर मैंने कुछ बड़ा सीख लिया। अध्याय में एक बेहद प्रेरणादायक बात है, डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि उसे चलने दीजिए, लेकिन ड्राइविंग सीट से हटा दीजिए। डर तो आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करने दें, तो वो आपकी जिंदगी को लिमिटेड बना देगा। लेकिन अगर आप कहें, ठीक है डर, तुझे साथ चलना है तो चल, लेकिन रास्ता मैं तय करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपने सबसे सच्चे रूप में जीना शुरू करेंगे। लेखक याद दिलाते हैं कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, वो भी डरे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। अध्याय 7, उद्देश्य की आग। वो वजह है जो आपके भीतर की दुनिया को रोशन करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जी तो रहे हैं, लेकिन किसी खास मकसद के बिना? जैसे आप कोई रोल निभा रहे हों, लेकिन उसके पीछे कोई स्क्रिप्ट ही ना हो। यही वो खालीपन है जो तब तक रहता है जब तक आपके जीवन में कोई उद्देश्य
पर्पस नहीं होता। लेखक कहते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ा शब्द नहीं है, ये कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं, न ही कोई भारी भरकम गोल। पर्पस सिंपली मीन्स वो वजह जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, वो चीज जिसे करने में आपका समय, ऊर्जा और जुनून बिना थके बहता चला जाता है। लेखक बताते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को उसकी क्यों, वाई नहीं मिलती, तब तक उसकी कैसे, हाउ भी अधूरी रह जाती है। लेकिन यह उद्देश्य मिलेगा कैसे? यह अध्याय एक बेहद सरल लेकिन गहरा फ्रेमवर्क बताता है। 1. अपने जुनून की खोज करें, लेकिन शोर से नहीं, शांति से। अपने अंदर झांकिए, पूछिए खुद से, मैं किस काम में समय भूल जाता हूं? ऐसा क्या है जो मैं बिना किसी इनाम के भी करता रह सकता हूं? किस चीज की तकलीफ देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठता है? दूसरा, अपने दर्द को सुनिए। अक्सर हमारा उद्देश्य हमारे दर्द से जुड़ा होता है। लेखक कहते हैं, जिस घाव से आप गुजरे हैं वही किसी और के लिए मरहम बन सकता है। जैसे अगर आपने बचपन में अकेलापन झेला है, तो शायद आप दूसरों को कनेक्शन देने में सबसे बेहतर हो सकते हैं। 3. उपयोगिता को प्राथमिकता दीजिए। आप किस तरह से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं? उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से किसी और के अंधेरे को रोशन करने में है। 4. लिखिए अपनी पर्पस स्टोरी। मैंने क्या खोया? मैंने क्या पाया? मैं किसे क्या देना चाहता हूं? जब आप ये 3 बातें लिखते हैं, तो आपकी जिंदगी का पैटर्न दिखने लगता है, और वही पैटर्न आपको आपके उद्देश्य तक ले जाता है। 5. माइक्रो पर्पस अपनाइए। कई बार उद्देश्य कोई विशाल मिशन नहीं होता, बल्कि एक एक दिन की छोटी वजहें होती हैं। जैसे, आज मैं सिर्फ इतना करूंगा कि किसी को हौसला दूं। आज मैं अपनी कला को 1 इंच बेहतर बनाऊंगा। ये छोटे छोटे उद्देश्य ही मिलकर आपकी बड़ी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हर असफलता भी एक अध्याय बन जाती है, जो किसी बड़े अर्थ की ओर ले जाती है। इस अध्याय का सार यही है, आपका उद्देश्य आपके अंदर है, बाहर नहीं। और जब आप उसे पा लेते हैं, तो हर दिन एक पवित्रता के साथ जीने लगता है, जैसे आपका होना भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। अध्याय 8, रोजमर्रा की क्रांति, छोटी आदतों से बड़ा बदलाव। अब जब आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ गए हैं, सवाल ये है, इसे जिंदगी में उतारें कैसे? क्योंकि केवल जान लेना काफी नहीं है, जब तक आप हर दिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जिन आदतों से आप हर दिन जीते हैं, वही तय करती हैं कि आप कैसा जीवन जिएंगे। आपका मिशन, आपके ड्रीम्स, आपकी प्रेरणा, सब तब तक अधूरी हैं जब तक वो आदतों में ढल न जाए। तो कैसे बनती हैं वो आदतें जो जिंदगी बदल सकती हैं? आइए जानते हैं लेखक के 5 सटीक सिद्धांत। 1. टीनी विंस क्रिएट जाइंट शिफ्ट। बड़ी बड़ी बदलाव की जरूरत नहीं होती, हर दिन 1% बेहतर होना ही काफी है। लेखक कहते हैं, जब आप रोज 2 मिनट किसी काम में लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, और आदत धीरे धीरे आपकी पहचान। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो रोज 2 मिनट लिखना शुरू करें। फिट होना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट वॉक से शुरुआत करें। 2. हैबिट, मोटिवेशन। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही तरीका उल्टा है। जब आप करते हैं तब मोटिवेशन आता है। आदतें सिर्फ भावना से नहीं, रिपीटिशन से बनती हैं। 3. एनवायरनमेंट इज योर साइलेंट ड्राइवर। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत टिके, तो अपने माहौल को उसके हिसाब से बदलिए। हेल्दी खाना चाहें तो फ्रिज में फल रखें, न कि जंक। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, मोबाइल को दूर रखें और अलार्म को ऐसे रखें कि उठकर बंद करना पड़े। 4. ट्रैक योर विंस। अपनी प्रगति को ट्रैक करना बेहद जरूरी है। एक कैलेंडर लें और हर दिन उस काम के बाद एक एक्स बनाएं। ये एक्स चेन एक गेम बन जाती है, जिसे आप तोड़ना नहीं चाहेंगे। 5. मेक इट आइडेंटिटी बेस्ड। अपने आप से ये मत कहिए, मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि कहिए, मैं एक रीडर हूं। आदतें तब गहरी होती हैं जब वो सिर्फ काम नहीं, बल्कि पहचान बन जाए। यह अध्याय आपको सिखाता है कि असली परिवर्तन किसी जादू से नहीं होता, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी, दोहराई जाने वाली कोशिशों से होता है। जब आप अपने उद्देश्य को हर दिन की आदत में बदलते हैं, तो आपका हर दिन प्रेरणा से भरा लगता है, और हर रात संतुष्टि से। अध्याय 9,
दूसरों से जुड़ना, सहयोग से समृद्धि तक का सफर। जब हम जीवन को पूरी शिद्दत से जीने की बात करते हैं तो एक चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, हमारा जुड़ाव दूसरों से। लेखक कहते हैं, आप अकेले महान बन सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर आप अविस्मरणीय बनते हैं। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है, जीवन सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का सफर नहीं है, बल्कि दूसरों की यात्रा में रोशनी बनने का भी मौका है। तो कैसे बनाएं ऐसे रिश्ते जो हमें और बेहतर इंसान बनाएं? यहां लेखक 5 अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। 1. कनेक्शन ओवर परफेक्शन। लोग उस इंसान से जुड़ते हैं जो असली हो, न कि परफेक्ट। अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी यात्रा को साझा करें। वल्नरेबिलिटी, कमजोरी दिखाना, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीख रहा हूं, तो आप भरोसेमंद बनते हैं। 2. गिव बिफोर यू एक्सपेक्ट। जो आप पाना चाहते हैं पहले वही दीजिए। इज्जत चाहिए, दूसरों को इज्जत दीजिए। मदद चाहिए, पहले किसी की मदद कीजिए। लेखक कहते हैं, सच्चा जुड़ाव तब होता है जब आप देने के इरादे से रिश्ते बनाते हैं, लेने के नहीं। 3. सराउंड योर सेल्फ विद बिलीवर्स। आपके आसपास कौन है, यह आपकी ऊर्जा तय करता है। क्या वो लोग हैं जो आपको बढ़ने देना चाहते हैं? क्या वो आपके सपनों पर हंसते हैं या उन्हें उड़ान देते हैं? आपको ऐसे लोगों से घिरना होगा जो खुद भी जिंदा हैं और दूसरों को भी जिंदा कर देते हैं। श्योर, शेयर्ड पर्पस। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, साझा लक्ष्यों से भी बनते हैं। एक साथ कुछ ऐसा करें जो दोनों के लिए मायने रखता हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, वॉलंटियरिंग हो या कोई मिशन। जब दो लोग किसी उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो रिश्ता गहरा होता है। 5. सेलिब्रेट अदर्स। दूसरों की जीत को अपना जश्न बनाना सीखिए। तारीफ में कंजूसी मत कीजिए। किसी की खुशी में शामिल होना आपके दिल को भी भर देता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जिंदगी एक साझा नाटक है, और जब आप दूसरों की रोशनी से जुड़ते हैं तो आपकी अपनी रोशनी और भी तेज हो जाती है। आप अकेले चलकर तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन साथ चलकर दूर तक जा सकते हैं। अध्याय 10, विरासत की यात्रा। जिए कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी जिए। आखिरी अध्याय में लेखक आपसे एक साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप संतुष्ट होंगे? बहुत से लोग इस सवाल से डरते हैं, लेकिन लेखक मानते हैं कि यह डर नहीं, बल्कि दिशा देने वाला सवाल है। यही सवाल हमें सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए। लिव वाइल यूर अलाइव का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। आप सिर्फ सांस न लें, बल्कि हर सांस में अर्थ भरें। इस अध्याय में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक विरासत बना सकते हैं जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। यहां कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जो इस अध्याय की आत्मा है। 1. लेगेसी इजंट अबाउट वेल्थ, इट्स अबाउट इम्पैक्ट। आपकी विरासत इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली। क्या आपकी वजह से कोई और अपने डर से बाहर निकल पाया? क्या आपने किसी को मुस्कुराने की वजह दी? 2. लाइफ बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। ज्यादातर लोग एक रूटीन के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे किसी और ने उनके लिए रास्ता तय किया हो। लेकिन लेखक कहते हैं, अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करो। हर दिन ऐसा चुनो जो तुम्हें गर्व दे सके, और अगर आज तक ऐसा नहीं किया तो अभी से शुरू करो। 3. डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट। सही समय कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं, कब्रिस्तान उन सपनों से भरा है जो लोग कभी शुरू ही नहीं कर पाए। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो वही इस पल की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। 4. डाई एम्प्टी। अपने भीतर कुछ भी अधूरा मत छोड़ो। वो किताब लिखो, वो बातचीत करो, वो प्यार जताओ, सब कुछ। लेखक कहते हैं, हर सुबह सोचो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, और हर रात भरोसे के साथ सो कि तुमने सब कुछ दे दिया। 5. हर दिन का जश्न मनाओ, लेकिन सिर्फ शोर में नहीं, शांति में भी। खुद के साथ समय बिताओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे दिल को छूते हैं, और उन कामों में लगो जो आत्मा को सुकून देते हैं। जब तुम सच में जिंदा हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी जाग उठती है। इस अंतिम अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है, यह आपको सिखाता है कि आप मरने के बाद भी कैसे जिंदा रह सकते हैं।
जब आप हर दिन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, जब आप डर की जगह प्यार से जीते हैं और जब आप देने के लिए जीते हैं, तब आप केवल एक इंसान नहीं रहते, तब आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। और यही है लाइव वाइल यू आर अलाइव का असली संदेश। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कब तक जिएंगे, बल्कि सवाल ये है कि आप कैसे जिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।